नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्नों का। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से किसे नहीं हटाया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग याद रखेंगे कि जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है ये संसद के द्वारा होती है। संसद के द्वारा इस प्रक्रिया को दोस्तों क्या किया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाता है। तो बतानी है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से किन्हें नहीं हटाया जा सकता है उनके पद से। तो आप लोग याद रखेंगे प्रधानमंत्री को। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से दोस्तों प्रधानमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। आप सभी याद रखेंगे, आप लोग इसका सही उत्तर याद रखेंगे। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को बोध गया में किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, बतानी है कि महात्मा बुद्ध को बोध गया में किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे निरंजना नदी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। भगवान बुद्ध को दोस्तों बोध गया में निरंजना नदी के किनारे क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, निरंजना नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वीवीपैट से क्या अभिप्राय है। दोस्तों, बतानी है कि वीवीपैट जो कि आज के समय में चुनाव में प्रयोग किया जाता है, वीवीपैट का ईवीएम के साथ दोस्तों यह जुड़ा हुआ होता है। तो बतानी है कि इसका पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। वीवीपैट इसका क्या मतलब होता है, पूरा नाम क्या होता है, तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। आप लोग याद रखेंगे ईवीएम के साथ दोस्तों जुड़ा हुआ होता है वीवीपैट। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है। ईवीएम इसका आप लोग फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल कालीन नृत्य वर्तमान में अस्तित्व में है। दोस्तों, बताने है कि इनमें से कौन सा मुगल कालीन जो नृत्य था वो वर्तमान में भी है, अस्तित्व में है। तो आप लोग याद रखेंगे कथक। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, कथक क्या है, एक मुगल कालीन नृत्य है जो बिल्कुल वर्तमान में भी अस्तित्व में है। और किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखेंगे, आप सभी को पता भी होगा, केरल राज्य का है दोस्तों कथक। आप लोग याद रखेंगे मुगल कालीन नृत्य है और वर्तमान में क्या है दोस्तों, अस्तित्व में है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी। बिल्कुल दोस्तों, संविधान सभा की बैठक 1946 ईस्वी में हुई थी। तो बतानी है कि किनकी अध्यक्षता में, तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1946 ईस्वी में संविधान सभा की बैठक में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की बैठक हुई थी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी को दोस्तों बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे, अस्थाई थे, यानी कि परमानेंट थे दोस्तों। और वही बात करें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे। ये दोनों लोग अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे। और इन्हीं के दोस्तों अध्यक्षता में 1946 ईस्वी में संविधान सभा की बैठक हुई थी। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बतानी है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित होता है? दोस्तों बताने कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे राधा कृष्ण। ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे राधा कृष्ण को। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बताने हैं कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो आप लोग याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 15 अक्टूबर को। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। विश्व छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 15 अक्टूबर को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर दोस्तों। जी हाँ, आप सभी याद रखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर दोस्तों 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चाय के पौधों में लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है? दोस्तों बताने है कि चाय के पौधों में लाल कीट नामक एक रोग होता है। तो बताने है कि इस रोग का क्या कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे हरे शैवाल। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चाय के पौधों में लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे हरे शैवाल के द्वारा पौधों में, चाय के पौधों में लाल कीट रोग होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जेन्युइन से मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग वही प्रश्नावली वीडियो इस चैनल पर आप लोग देखेंगे जो कि दोस्तों एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और परीक्षा से संबंधित हो गए। फालतू वीडियो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। सारा वीडियो महत्वपूर्ण होगा सभी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु की गतिज और ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। किसी वस्तु की दोस्तों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों बताने कि इनमें से किसे सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है और इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? बिल्कुल दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सत्यमेव जयते इसे दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो बतानी है कि इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस महान व्यक्ति को जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय।
ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किन्हें जाता है, तो दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय को श्रेय जाता है सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। दोस्तों बतानी है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे और प्रथम प्रधानमंत्री भी थे दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रथम विदेश मंत्री भी थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इकता प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी। दोस्तों बताने की इकता प्रथा किस शासक के द्वारा शुरू किया गया यह प्रथा था, तो आप लोग याद रखेंगे इल्तुतमिश। ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने दोस्तों इकता प्रथा की शुरुआत की थी। कब, तो आप लोग याद रखेंगे 1206 में। कब दोस्तों, तो 1206 ईस्वी में इल्तुतमिश ने दोस्तों इकता प्रथा की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिसिंग जनजाति निम्नलिखित में से किन राज्यों में निवास करती है। दोस्तों जनजाति का नाम है मिसिंग। बताने कि इनमें से यह जनजाति किन राज्यों में निवास करती है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी असम और अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मिसिंग जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साइप्रस की राजधानी कहाँ है। दोस्तों बताने कि साइप्रस देश की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग याद रखेंगे निकोसिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। साइप्रस देश की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग याद रखेंगे निकोसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, तो आप लोग याद रखेंगे कृष्णा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी है, अतः इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी कि नोबेल धातु है। बताने है दोस्तों कि इनमें से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है यानी कि नोबेल धातु है, तो आप लोग याद रखेंगे चांदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चांदी यानी कि सिल्वर क्या है दोस्तों, एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, ग्रुप को क्या कहा जाता है, डॉल्फिन के ग्रुप को, तो आप लोग याद रखेंगे पॉड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे पॉड कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था। दोस्तों आप सभी को पता होगा टाइटैनिक जहाज के बारे में, तो बताने है कि यह जहाज जो कि एक यात्री जहाज था किस देश का था, तो आप लोग याद रखेंगे ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ब्रिटेन का दोस्तों प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक था, ब्रिटेन का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। दोस्तों बतानी है कि चाणक्य का एक और नाम क्या था, तो आप लोग याद रखेंगे चाणक्य का दोस्तों एक और नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था, तो आप लोग याद रखेंगे एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभ्रक उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। अभ्रक यानी कि माइका। बताने दोस्तों कि अभ्रक के उत्पादन करने में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे बिहार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बिहार दोस्तों अग्रणी राज्य है किसके उत्पादन में, तो अभ्रक यानी कि माइका के उत्पादन में। तो ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे वो राज्य है बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न है 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में क्या हुआ, शामिल हुआ विश्व व्यापार संगठन में, तो आप लोग याद रखेंगे अफगानिस्तान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा।
दोस्तों अफगानिस्तान 144वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ विश्व व्यापार संगठन में कब? तो आप लोग याद रखेंगे 2015 में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे अफगानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों बतानी है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे वुल्लर झील। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। वुल्लर झील जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुल्लर झील, जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनिक गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न है कि हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनिक गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे धूल के बादल को नेब्यूला कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनिक गैसों के तारों के जो बीच में धूल के बादल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे नेब्यूला कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे। बराक ओबामा दोस्तों अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जो भारत में गणतंत्र दिवस परेड में दोस्तों मुख्य अतिथि बने थे। आप लोग याद रखेंगे कौन थे दोस्तों? बराक ओबामा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सारंग, मूंग तथा खैरा निम्नलिखित में से किस जीव की नस्लें हैं? दोस्तों बतानी है कि सारंग, मूंग और खैरा ये तीनों किस जीव की नस्लें हैं? तो आप लोग याद रखेंगे मधुमक्खी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे। सारंग, मूंगा तथा खैरा ये किस जीव की दोस्तों नस्लें हैं? तो आप लोग याद रखेंगे मधुमक्खी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि सबसे अधिक पशुधन वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या शहर का उपनाम है? दोस्तों बतानी है कि डायमंड हार्बर इनमें से किस भारतीय राज्य या शहर का क्या है? उपनाम है डायमंड हार्बर। तो आप लोग याद रखेंगे कोलकाता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें दिया जाता है? दोस्तों बताने है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से किन्हें दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे खेल प्रशिक्षकों को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे खेल प्रशिक्षकों को। ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रश्न वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ले करके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।